हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा बेटा, आप लोगों को पता है कि ईद तो अब ख़त्म हो गई है। अब जो ईद के मज़े थे, हम घूमे फिरे, हमने मीट खाया, हमने कुकर शुक्कर खाया, रिश्ते खाए, वाजवान खाया, ऐश किए, रिश्तेदारों के यहाँ गए, नानी के यहाँ गए, ईद भी ले ली आपने। लेकिन बेटा जी, अब हम वापस आते हैं अपने काम की ओर, और हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आप लोगों को वादा किया था बेटा, आई विल कम बैक विद अ बैंग एंड वी विल बी डूइंग लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एज पर एनसीईआरटी इन वन शॉट। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपनी वीडियो बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस, देन बॉडी। देखो बेटा जी, यहां पर मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, बताइए। व्हाट डू मीन बाय अनबैलेंस्ड फोर्सेस? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना बेटा? तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ देयर आर अ लॉट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट इज जीरो, वी विल से देयर इज नो unbalanced force. But if there are a lot of forces acting on a body but their resultant is non-zero, तो then we will say कि इस बॉडी पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यही हमारा सवाल है कि अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, मतलब अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो इस बॉडी को क्या होगा? बताइए बेटा, कौन सा लॉ है ये? इट इज कॉल्ड एज, एब्सोल्युटली राइट, इट्स कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो पहला क्वेश्चन, विल बी एट रेस्ट। दूसरा ऑप्शन, कीप मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा ऑप्शन, विल एक्सेलरेट। चौथा ऑप्शन, विल बी एट रेस्ट इवन इफ नंबर ऑफ फोर्सेस विल एक्ट। तो बेटा, जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी बॉडी पे एक नेट फोर्स होगा तो इस बॉडी में डेफिनेटली क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो इसका ऑप्शन है द बॉडी विल एक्सेलरेट। अंडर द इफेक्ट ऑफ ए नेट फोर्स व्हाट हैपेंस टू द बॉडी? इट एक्सेलरेट्स। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, थ्योरी का क्वेश्चन है। इफ द नेट एक्सल फोर्स इज जीरो, अगर अब एक बॉडी ऐसा है जिस पे एक्सल फोर्स है ही नहीं, तो बेटा मुझे बताओ, अगर एक बॉडी पे एक्सल फोर्स नहीं है तो क्या होगा? अगर एक बॉडी पे एक्सल फोर्स नहीं है तो अगर ये रेस्ट पे थी, ये रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर ये मोशन में थी बेटा जी, यूनिफॉर्म मोशन में, मोशन नहीं, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में थी, मतलब अगर ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही थी इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। मतलब रेस्ट पे थी तो रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। तो आंसर आएगा बेटा, इफ द नेट एक्शन फोर्स इज जीरो देन ए पार्ट, a body initially at rest continues to remain at rest। सही बात है। बी पार्ट भी देखते हैं, a body at rest starts to move with uniform velocity। गलत। ये बेटा देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? बॉडी रेस्ट में था, फिर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगा। कहने का मतलब है कि भैया जी, बॉडी का स्टेट चेंज हो गया। फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट इट केम टू द स्टेट ऑफ मोशन। दिस कैन नॉट हैपन विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। That means there is an external force required for this. So this option is wrong. C part, a body in motion tries to come at rest, never on earth possible। क्योंकि भैया चलती हुई बॉडी को कौन रोकता है? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन ऑप्शन में एक्सटर्नल फोर्स, क्वेश्चन में एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। डी पार्ट, अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ट्राइज टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बिल्कुल गलत। जिस किसी बंदे को भी ये लगता है ना सही है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं। न्यूटन बाबा उसको कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसको भाई साहब न्यूटन का पहला लॉ भी क्लियर नहीं है यार। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ब्लंडर आप में से कोई नहीं कर रहा अभी। तो ये भी गलत बात है, क्योंकि भैया कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब आया बॉडी में, सिर्फ तब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, या फॉर दैट मैटर एक्सेलरेशन हो सकता है, जब इस पे एक नेट फोर्स होगा। अगर नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। अगला सवाल 10,000। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
A spaceship out in interstellar space, far from all other objects and with all rockets turned off, has no net external force acting on it. चलो ठीक है, मानते हैं कि जो हमारे भाई है इलॉन मस्क, जो हमारा भाई साहब इलॉन मस्क है, वो क्या कर रहा है, वो एक स्पेस एक्स है, आपको पता होगा कि कंपनी है, वो रॉकेट लॉन्चर्स में स्पेसशिप्स को लॉन्च करते हैं एंड दे आर प्लानिंग टू गो टू मार्स, है ना। आप देखो लोग मार्स जा रहे हैं और हमसे नीट नहीं हो रहा है, हमें नीट भी मुश्किल लगता है बेटा, कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। एनीवेज इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब क्या है, स्पेसशिप है, एक स्पेसशिप है, इट इज आउट इन इंटरस्टेलर स्पेस, एक स्पेसशिप है जो स्पेस में है। स्पेस पता है ना बेटा, फार ऑफ फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये बाकी ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है। शायद यहां एग्जामिनर का मतलब यह है कि when he says the spaceship is very far from other objects, इसका मतलब इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वही मतलब हो सकता है। और क्या है, एंड विद ऑल रॉकेट्स टर्न्ड ऑफ, और जो इस स्पेसशिप में रॉकेट्स लगे हैं ना, जिनकी वजह से ये प्रोपल होता है, चलता है। स्पेसशिप कैसे चलता है, हाउ डज अ स्पेसशिप ट्रैवल? When a spaceship has to accelerate, it has to burn off the rockets associated, attached to it. ये बोलता है कि इसमें जो रॉकेट्स है ना, जो इसमें एक्सेलरेशन लाते हैं, वो टर्न ऑफ हो गए। एनीवेज हैज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो मुझे लगता है ठीक है, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दूसरा, इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच इज कॉल्ड इनर्शिया, अगर एक बॉडी में क्या है, इनर्शिया है, इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। यस, एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगता है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? ये बॉडी में कुछ है, एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये रेजिस्ट करता है। किसको रेजिस्ट करता है? एनी चेंज इन स्टेट। Must be knowing all these things, because the questions are theoretical. I need not to go into much of the details because we are doing the one shot. तो inertia का मतलब क्या होता है बेटा? Resistance to change, but it should be resistance to change in state. That is more appropriate. तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, resistance to change in state, फिर ये ठीक बनता है। Then the answer should be C part. Both A and B are correct. ओके, अगला सवाल देखते हैं मेरा बेटा। अगेन यहां पर सवाल आया वापस स्पेसशिप पे। एक स्पेसशिप है मूविंग इन आउटर स्टेलर स्पेस, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, लिखा है एग्जामिनर भाई साहब ने कि भैया ग्रेविटी को कंसिडर करना नहीं है, मतलब देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, बट ये जो शिप है ना, ये चल रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे यार, ये तो मसला हो गया। ये कोई स्पेसशिप है, स्पेसशिप चल रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयर इज एन एक्सेलरेशन, आई डोंट नो कि ये एक्सेलरेशन कहां से आता है, अभी तक मुझे नहीं पता। इफ अ चैम्बर फ्रॉम स्पेसशिप एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट, अरे क्या अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये स्पेसशिप टूट गया, कोई चैम्बर बाहर आया, स्पेसशिप का कोई टुकड़ा, जिसको एग्जामिनर ने बोला है चैम्बर। आपने मूवी देखी है? आप कहां आए, आप सिर्फ पता है किसकी मूवी देखते हो? आप देखते हो सिर्फ सैलमन बॉय की मूवी। उसको जिंदगी में एक ही मकसद है भैया, शादी करनी है उसको, बस, है ना। पूरी मूवी देख लो, लास्ट में हीरो हीरोइन, शादी हो गई, बात खत्म। आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। देखो हॉलीवुड मूवीज अगर आप देखोगे ना, स्काई मतलब जो साइंस रिलेटेड होती है, आई एम नॉट सेइंग कि आप हॉलीवुड मूवीज देखो बेटा, हाँ अगर देखनी भी है ना, साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखो, पर्टिकुलरली जहां स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है, आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखोगे। तो आप मानो कि कोई मूवी है, वहां स्पेसशिप जा रहा था, स्पेसशिप में एक्सेलरेशन था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अचानक से कुछ हो गया स्पेसशिप के साथ और इसका जो एक चैम्बर है वो टूट गया। अच्छा, फिर चैम्बर टूट गया, then acceleration of this chamber after getting from the spaceship is, ये देखो, अक्सर बच्चे यहां पर
जवाब देते हैं बेटा कि ये जो चैम्बर है ना, इस चैम्बर का भी एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अक्सर बच्चों का जवाब यही होता है। वो बोलते हैं कि सर स्पेसशिप का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, अब जो ये चैम्बर है ये स्पेसशिप से डिटैच हुआ तो इसका भी एक्सेलरेशन इनिशियली कितना होना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलत 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 गलत। फिर आपको न्यूटन का दूसरा लॉ बेटा समझ ही नहीं आया है। न्यूटन के दूसरे लॉ में एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, कभी ध्यान दिए होते तो समझ में आ गया होता। क्या देखो, क्या एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हियर एंड नाउ। क्या मतलब हियर एंड नाउ? मतलब एट प्रेजेंट। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी हियर एंड नाउ मतलब एट प्रेजेंट is only and only determined by the forces acting on the body right now. नहीं आया समझ? इंग्लिश में बोला ना, कहाँ आएगा भाई? मतलब ये है कि देखो देखो देखो, मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा, ये है मार्कर, ये है मार्कर। अभी कहाँ है मार्कर? मेरे हाथ में। मैं अपना हाथ ऊपर लूंगा, ठीक है ना? राइट नाउ दिस मार्क इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द हैंड एंड द मार्कर इज द सेम, बट द मोमेंट द मार्कर लीव्स माय हैंड, द मोमेंट इट लीव्स माय हैंड, नाउ विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मार्कर? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब मेरे हाथ में कितना एक्सेलरेशन था उससे अब इस मार्कर को कोई लेना देना नहीं है। एट प्रेजेंट अगर आपको देखना है कि एट प्रेजेंट इस मार्कर में कितना एक्सेलरेशन है, तो आपको देखना है एट प्रेजेंट इस मार्कर पे कौन सा फोर्स है। मतलब हिस्ट्री के साथ ये रॉकेट में था, स्पेसशिप में था, किसी एलियन के सर पे था, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट देखो। अच्छा, अगर आप इस टूटे हुए चैम्बर का प्रेजेंट देखोगे ना बेटा, ये डिटैच हो गया ना, नहीं आ रही समझ? जब ये डिटैच हो गया, व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द चैम्बर? जीरो। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, वो तो नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटी तो नेग्लेक्ट करना है। इसका मतलब अब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अब इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो मैंने आपको बोला कि भैया न्यूटन ने बोला पास्ट में मत जाओ। While deciding the acceleration of a system, don't look at the past of the system, look at the present. आप ऐसा करते हो, ऐसा आप करते हो। You never look at the past, you look at the present. मगर अलग केसेस में, इन केसेस में आप देखते हो। Anyways, अगला सवाल। If two stones, आपके पास दो पत्थर है, तो वो जमाना भी गया। If we have two stones, पत्थर है, one light and other heavy, एक पत्थर है हल्का, दूसरा पत्थर है भारी। आपके एक हाथ में हल्का सा पत्थर, दूसरे हाथ में भारी सा पत्थर, ठीक है? मतलब एक का मास कम है, दूसरे का मास ज्यादा है। आ ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये देखो ऊंची है बिल्डिंग, ये है ऊंची है बिल्डिंग। दो पत्थर आपने ड्रॉप किए, ये है बी मतलब भारी, ये है एच मतलब हल्की। सही बात है। ओके, देन हैवियर स्टोन विल रीच अर्लियर ऑन द ग्राउंड। बेटा जी, अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है कि जो भारी होगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो हल्की पत्थर है उसको नीचे गिरने में बहुत टाइम लगेगा, इसका मतलब हम किस जमाने में रहते हैं? जब हम मंकीज थे। ऐसे मिसकंसेप्शन बंदरों को होते हैं। ऐसे मिसकंसेप्शन इंसानों को अब नहीं होते, क्योंकि ये बेटा गैलीलियो, आप बचपन से पढ़ते हैं, गैलीलियो चढ़ा था टावर पे, फिर उसने प्रूव करके दिया, फिर शायद उसको फांसी भी हो गई थी। एनीवेज, अच्छा, heavier stone will reach earlier on the ground, गलत बात, because as per the laws of physics, both the stones will hit the ground simultaneously, because the time of fall is equal to, मेरे बेटे, under root of 2h/g। पता होना चाहिए आपको। क्या इस इक्वेशन में कहीं पर मास आपको दिखा? नहीं दिखा। तो टाइम ऑफ फॉल मास पे डिपेंड करता नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरा, ये पहला गलत है। इट विल बी इजियर टू कैच द लाइटर स्टोन। ये शायद ठीक है।
ये क्या है ये भी मैं समझाता हूं, पहले हम दूसरे ऑप्शंस पे जाते हैं। फिलहाल देखो क्या, देखो बेटा, आप अक्सर क्या करते हो जब आप एग्जाम में जाते हो ना बेटा, आप पेपर पढ़ रहे होते हो ना बेटा, ठीक है ना, जब आप पेपर पढ़ते हो ना, आप चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ते नहीं हो। अगर आपको लगेगा कभी दूसरा ऑप्शन ठीक है, आप इमीडिएटली बी पार्ट मार्क करते हो, गलत। ऐसा कभी नहीं करना। whenever you have to solve an objective type question, first read all the 4 options। क्या पता लास्ट में लिखा हो both B and C। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स आप एग्जाम में करते रहते हो, फिर बोलते हो कि सर सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेड सिली मिस्टेक। यू फील दैट ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मार्क इट। नो, यू हैव टू read all the 4 options। C part is it will be easier to catch heavier stone। D part, lighter stone will reach earlier on the ground। ये बंदरों वाला मिसकंसेप्शन हमें अब नहीं होगा, ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है किस स्टोन को, अगर बिल्डिंग से कोई स्टोन आ रहा है, एक भारी है एक हल्की है, आप इसको पकड़ रहे हो, विच स्टोन इज इजियर टू कैच, हेवियर वन or the lighter one, or both are equally easy to catch? What will be your answer? कोई बोलेगा सर भारी। क्यों? भारी पत्थर को पकड़ना आसान होगा क्या? जिसको लगता है भारी, जिसको लगता है भारी, मतलब भाई उसमें कॉमन सेंस भी नहीं है, मतलब उसको चीजें फील ही नहीं हो रही। मतलब ऐसे बंधु को मैं बोलता हूं भैया इसको सर्दियों में ठंड भी नहीं लगती होगी, ऐसे बंधु को बेटा गर्मियों में गर्मी भी नहीं लगती होगी बेटा, जिसको लगता है कि भारी स्टोन को कैच करना आसान है। मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि आप में है। तो द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हियर इज इट विल बी इजियर टू कैच द स्टोन, लाइटर स्टोन। हल्की वाली पत्थर को पकड़ना आसान होगा। जरा मुझे बताओ क्यों? नाउ आई विल आस्क यू कि योर कॉमन सेंस इज सेइंग कि इट इज इजियर टू कैच अ लाइटर स्टोन, बट व्हाट अबाउट द फिजिक्स? हाउ? देख बेटा, आई विल यूज फिजिक्स एंड आई विल प्रूव दैट योर कॉमन सेंस इज राइट। ओके, देख बेटा मैं क्या करूंगा, मैं मानता हूं कि ये टावर का हाइट है h और हमने फेंका बॉल का मास है फॉर एग्जाम्पल m। आपको पता होना चाहिए कि जब ये बॉल गिरता है थ्रू अ हाइट h, अगर कोई भी बॉल गिरेगा थ्रू अ हाइट h, इसमें क्या मसला है? चीजें गिरती रहती है बेटे, चीजें गिरती रहती है, कोई चीज गिर गई थ्रू अ हाइट h। मुझे बोलो व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल अंडर रूट ऑफ 2gh? सुने हो, देखे हो, याद है? बहुत बढ़िया। v is equal to under root of 2gh। now the velocity attained by the ball, does it depend on the mass of the ball? No. The velocity attained by the ball when it falls through a height h, does it depend on the mass of the ball? No. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बिल्डिंग से 2 इंसान गिर गए, एक छोटा सा बच्चा और एक मोटा सा बच्चा, दोनों जब बिल्डिंग से गिरेंगे, जब हिट करेंगे ग्राउंड को, खुदा ना करे ऐसा कभी हो, अगर ऐसा हुआ कभी, when they hit the ground, both the bodies will have the same hitting velocity, same hitting velocity। तो वेलोसिटी दोनों का सेम होगा। लेकिन बेटा जी, क्या आपको न्यूटन सेकंड लॉ अच्छे से समझ में आया है? इस बॉडी को पकड़ने में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, बट द फोर्स यू नीड इज equal to delta p by delta t। The force you need does not depend on velocity, it depends on the rate of change of momentum, rate of change of momentum। सही बात है। तो बेटा जी, जिसका मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा, जिसका ये डेल्टा पी ज्यादा होगा, मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा, उसको पकड़ना क्या होगा? मुश्किल। सही बात है। अब मोमेंटम चेंज किसका ज्यादा होगा? जिसका, शाबाश, जिसका मास ज्यादा होगा। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम दोनों पत्थरों को सेम टाइम में रोकना चाहते हैं, वी हैव टू एज्यूम कि दोनों पत्थरों को हम सेम टाइम में रोकना चाहते हैं, मतलब ये डेल्टा टी दोनों पत्थरों के लिए क्या होना चाहिए? सेम। तो अगर डेल्टा टी दोनों पत्थरों के लिए सेम है, तब फोर्स किस पे ज्यादा लगाना पड़ेगा बेटा जी? जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम किसका ज्यादा होगा बेटा जी? जिसका मास ज्यादा होगा। तो मतलब
इट विल बी ईजियर टू कैच लाइटर स्टोन। क्यों? लाइटर स्टोन का मास कम, लाइटर स्टोन का मास कम, तो जो मोमेंटम आप कैच करोगे वो मोमेंटम कम होगा। जब मोमेंटम कम होगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम कम होगा बेटा, तो फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? कम। दिस न्यूटन सेकंड लॉ इन इट्स फुल ग्लोरी। चलते हैं बेटा आगे। अच्छा बेटा, ये वाला सवाल भी जरा देख लो, इस पे भी थोड़ी सी नजर डालो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा मुस्कुरा के, टेंशन के बगैर, विदाउट मेकिंग एनी फेसेस, विदाउट डूइंग एनी wrinkles ऑन द फेस। लेट्स ऑल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। क्या है सवाल? द टेंशन इन स्ट्रिंग पी क्यू। अच्छा पहले देखो, पी क्यू ये वाला रस्सी है ना, पी क्यू है ए रस्सी, पी क्यू इज अ रोप, बट यू हैव टू अज्यूम दैट इज अ मासलेस रोप। मासलेस रोप है ये, एज शोन इन द फिगर। जी को बोलता है एग्जामिनर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको शुक्रिया करना चाहिए कि एग्जामिनर ने आपको जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत रहम आया है इसको आप पे। अच्छा जी, आपको बोला गया है कि भाई साहब इस पीक्यू में बताओ टेंशन कितना होगा। तो देखो बेटा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये वाला एंगल जो है, ये मतलब रस्सी पीक्यू जो है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है? 37 डिग्रीज। आपको इसी पीक्यू में बोलना है कि हाउ मच विल बी द टेंशन। एंड दिस 6 kg ब्लॉक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। इसको लिखना चाहिए था, बुरी बात है। जिसने भी ये लिखा है पूरा लिखना चाहिए था कि भैया ये जो ब्लॉक है ना, इट्स अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम एंड यू हैव टू फाइंड द टेंशन इन वन ऑफ द रोप्स। हाउ डू यू डू दैट? सवाल बेटा, लॉज ऑफ मोशन कैसे करते हैं मुझे आप बताओ, कैसे करते हैं लॉज ऑफ मोशन? है जब टेंशन निकालना होता तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सवाल का अप्रोच, यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी नाइस फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना आपके पास टूल जो है। फिजिक्स पढ़ने का तरीका यही है ना कि भैया सवाल को अप्रोच करो। जब कोई फोर्स निकालना है, आपको बोला गया है कि पी क्यू स्ट्रिंग जो है, इसमें बताओ टेंशन कितना है। आपको पता है टेंशन इज अ फोर्स। व्हेनेवर एग्जामिनर आस्क्स टू फाइंड अ फोर्स, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू हैव टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। दैट्स इट, वेरी नाइस। तो विल ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा मेरे नन्नू, बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। इसको लगेगा नीचे सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स 60 न्यूटन, एम जी, एम इज 6, जी इज 10, 6 10 60 न्यूटन। और मेरा बेटा, आप अगर दुनिया में कोई फोर्स नहीं बना पाते हो, ग्रेविटेशनल तो आप बना ही लेते हो। अच्छा, ये जो रस्सी है इसमें मैं मानता हूं टेंशन है टी। अच्छा, मैंने ऊपर की ओर क्यों बनाया? आपको पता होना चाहिए बेटा, जो टेंशन होता है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम अ बॉडी। तो बेटा जी, ये जो 6 kg ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है ना, इसको दूर लेना है, 6 kg ब्लॉक से दूर लेना है। याद रखो, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम अ बॉडी। अच्छा जी, अब ये जंक्शन पी देखो आप ध्यान से, जंक्शन पी मैं वहां पर फोर्सेस बनाना चाहता हूं दूसरे कलर से। मेरे बेटे, यहां पर भी टेंशन लगेगा टी, पॉइंट पी पे। ऑब्वियसली यार नहीं लगेगा टेंशन टी। Don't you know tension in a massless rope is same at every point? Don't you know that? Yes, you know that. You're good boys. Well done. You know that the tension in a massless rope is same at every point. तो मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा, ये जो रस्सियां है ये massless है। मतलब अगर इधर पे टेंशन है T, तो इसी रस्सी में इधर भी टेंशन होगा T। तो पॉइंट P पे एक टेंशन डाउनवर्ड लगा T, इधर क्या लगेगा? इसको मानते हैं हम T1। मैंने क्यों इस T1 को बनाया इस डायरेक्शन में? क्यों बनाया? क्योंकि टेंशन जो है इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम अ बॉडी। वेरी नाइस। PQ में क्या हुआ? PQ में इधर से लगाएंगे टेंशन पॉइंट P पे, इस टेंशन को हम नाम रखेंगे T2। तो पॉइंट P जो है इसको जंक्शन बोलते हैं। बेटा टेक्निक सीखो, इजी क्वेश्चन है बट टेक्निक अच्छी खासी आपको सीखने को मिल सकती है अगर आप ध्यान से देखोगे। Point P is the junction of 3 strings. String 1, string 2 and string 3. So whenever there is a junction in a question, what you draw all the forces acting on the junction. You draw all the forces acting on a junction. Okay. But this T is equal to 60 Newton. Why? Why T is equal to 60 Newton? शाबाश। अरे भाई मैंने पहले तो बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, जितना लगेगा ऊपर उतना लगेगा नीचे।
ऊपर लगा टी, नीचे लगा 60, तो भैया टी शुड बी इक्वल टू 60 बिकॉज द 6 kg block is in equilibrium. Absolutely right. Now what I am going to do at junction P, हमें निकालना है T2. आपने बेटा एक थ्योरम का नाम सुना होगा, आपने बेटा एक थ्योरम का नाम सुना होगा जो एक बहुत पावरफुल थ्योरम है, बहुत पावरफुल थ्योरम है, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम नहीं है, लैमीज थ्योरम हम इसको कहते हैं। मस्ट हैव हर्ड अबाउट द लैमीज थ्योरम। अच्छा चलो जरा जल्दी से ब्रश अप करते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि ये जो लैमीज थ्योरम होता है, लैमीज थ्योरम क्या करता है और कब इसको हम अप्लाई करते हैं बेटा। जब जब सर सर जब 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 हमारे पास होंगे 3 फोर्सेस या 3 वेक्टर्स, जरूरी नहीं है फोर्सेस। लैमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स होने चाहिए। लैमीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। दिमाग में गया क्या, गया दिमाग में? आयर थ्रू मेम्ब्रेन, थ्रू ब्लड, देन वही। अरे भाई लैमीज थ्योरम बोल रहा हूं। लैमीज थ्योरम का मतलब है ना, जब जब आपके पास 3 फोर्सेस होंगे और तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा, 0 होगा रिजल्टेंट, तब आप एक लैमीज थ्योरम लिखते हो। क्या? A by sin अल्फा इज इक्वल टू B by sin बीटा इज इक्वल टू C by sin गामा। तो यहां पर वो लैमीज थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा यार? लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, 100% लगेगा। मैं बोल रहा हूं लगेगा। क्यों लगेगा भाई? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो हमारा सिस्टम है, हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा। अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप देखो पॉइंट पी को, देखो, जानो, पहचानो, 3 फोर्सेस लग रहे हैं पॉइंट पी पे। टी लग रहा है, T1 लग रहा है, T2 लग रहा है। क्या बात, 3 फोर्सेस लग रहे हैं, लैमीज थ्योरम लगाएंगे। मुझे कौन सा टेंशन निकालना है? T2। तो मैं लिखूंगा T2 बाय साइन ऑफ, देखो कैसे लगाते हैं लैमीज थ्योरम बेटा जी। T2 बाय साइन ऑफ T2 के अपोजिट वाला एंगल ये है, तो साइन ऑफ दिस एंगल। विच एंगल? विच एंगल? ओ बलाई लगे, ओ बिस्से नौकर, विच एंगल? विच एंगल? जो T2 को अपोजिट एंगल होगा वही। तो T2 को जो अपोजिट एंगल है वो तो यार दिख रहा है 90 है, तो मैंने कहा साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू बेटा जी। अब मैं T1 पे नहीं जाऊंगा, मैं दिमाग यूज करूंगा। दिमाग, दिमाग बेटे, दिमाग। T1 क्यों यूज नहीं करूंगा बेटा? क्योंकि T1 मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो T पता है, तो मैं T पे जाऊंगा डायरेक्टली। तो आई राइट इट इज T बाय साइन ऑफ T, ये T बाय, ये है ना T, ये T, ये T बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल ये हो गया ना जी, ये T का अपोजिट एंगल ये हो गया, ये 180 माइनस 37। तो हम लिखेंगे बेटा 180 माइनस 37। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं, पानी पिलाओ भाई। तो T2 बाय साइन 90 इज 1 इज इक्वल टू हाउ मच इज T? T इज 60 न्यूटन, तो हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस 37, इट इज साइन 37। थैंक यू सर। पहले एक पानी का सिप पीते हैं बैठ के, आप तब तक कैलकुलेट करो साइन 37 कितना होता है। साइन 37 कितना होता है? इधर बना के है ट्रायंगल, इधर बना के है ट्रायंगल। साइन 37 होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो वी विल राइट T2 is equal to 60 डिवाइड बाय साइन 37, 3 by 5, इट इज 3 by 5 आएगा बेटा इधर। तो ये हो गया जी 3 1 जा, ये होगा जी 3 20 जा। तो T2 जो आया इट इज 100 न्यूटन। तो ये आपका T2 जो है, जो टेंशन है रेसिपी क्यों में, वो टेंशन आपको कितना मिला बेटा जी? 100 न्यूटन। क्या बात है। तो आपको समझ में आ गया, मैंने इस क्वेश्चन पे अच्छा खासा टाइम दिया क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम भी आया, इसमें लैमीज थ्योरम भी आया, इसमें कंडीशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैमीज थ्योरम भी आया, इसमें सब कुछ आया बेटा जी, इसमें सब कुछ आया। अब चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल पे, जिसको मैं मार्क करता हूं स्टार। वो वाला स्टार नहीं बेटा, वो वाला स्टार नहीं। इन द गिवन फिगर
द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये देखो, इट इज अ स्प्रिंग बैलेंस। आपने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? हाँ, वो एक छोटा सा होता है, वो स्प्रिंग ही लगा होता है सच में। यू वे थिंग्स बाय यूजिंग दैट स्प्रिंग बैलेंस। तो यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, आपको बोलना है कि इसका रीडिंग कितना होगा। आप देखो, बट रीडिंग न्यूटन में है, इसका ख्याल रखना चाहिए। देखो बेटा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बोलता हूं कि हाउ कैन यू मेजर द रीडिंग ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। हाउ कैन यू मेजर स्प्रिंग बैलेंस? क्या मेजर करता है बेटा, बताओ बताओ बेटा, शाबाश भैया। दाढ़ी सफेद हो गया भैया, बोलो भैया, बलाई लग गई भैया। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है भैया? टेंशन। यस, एब्सोल्युटली राइट, द स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द टेंशन। टेंशन, कौन सा टेंशन यार? कौन सा टेंशन? जो दिमाग में होता है? नहीं, जो रस्सी में होता है वो वाला टेंशन। पागल 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 पागल। अच्छा चलो देखते हैं कि इस रस्सी में कितना टेंशन है। तो बेटा, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था यार, ये क्वेश्चन बेटा देख लो अच्छे से, बहुत सारी फिजिक्स में इससे निकालूंगा, मैं सारी चीजें रिवाइज करूंगा, है ना। मैं चाहूं तो इसको 2 मिनट में कर सकता हूं, बट आई वॉन्ट टू टीच यू द थिंग्स, आई वॉन्ट टू मेक यू रिवाइज द थिंग्स, है ना। क्या करेंगे? मैं क्या बोल रहा था भाई, क्या बोल रहा था मैं? टेंशन। यस, हमें टेंशन निकालना था, रस्सी में टेंशन निकालना था। तो बेटा जी, मैं बोल रहा था, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बोला, मेरे बेटो, मेरे एंजल बेटे, जब टेंशन निकालना होगा, टेंशन क्या है? क्या टेंशन टेंशन है? हां, कौन सा टेंशन? फोर्स। दिमाग वाला टेंशन थोड़ी ना है, ये तो फोर्स है ना बेटा। मैंने आपको क्या बोला था, जब जब निकालना होगा फोर्स, तो 2 ही चीजें हैं। whenever you have to calculate the force acting on a system, there are only 2 ways. Number 1 is use the free body diagram, and number 2 is either you have to calculate the rate of change of momentum. तो हम पहले फ्री बॉडी, हमें यहां सीधी सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा जी? 60 न्यूटन। 6 इंटू जी 60 न्यूटन। इधर कितना टेंशन, मैं रेड पेन यूज करूंगा, इधर कितना टेंशन हम मानेंगे? टी। तो भैया जी, अगर इधर टी है तो इधर भी टी होगा, तो बेटा जी इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, इधर लगेगा 30 न्यूटन, है ना। तो ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, मासलेस है। तो टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग विल बी द सेम। रिमेंबर दिस, इन अ मासलेस स्ट्रिंग द टेंशन इज सेम थ्रूआउट कंडीशंस, यू नो। अच्छा, तो देखो बेटा, दिस टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। क्या आपको इंटरनल एक्सटर्नल का किस्सा पता है? इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है? चलो मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। देखो, अगर मैं इस 6 kg ब्लॉक को सिस्टम मानूं, आप बोलोगे सर क्यों मानोगे? मैं बोलूंगा मेरी मर्जी। मैं इस पूरी डायग्राम में सिस्टम किसको मान रहा हूं? 6 kg ब्लॉक को मैं सिस्टम मान रहा हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं बेटा, 6 kg ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? आप बोलोगे सर 2 लग रहे हैं। कौन सा? 60 न्यूटन डाउनवर्ड, टेंशन टी अपवर्ड। तो ये दोनों 6 kg ब्लॉक के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं। मेरा सिस्टम कौन है? सिर्फ 6 kg ब्लॉक। इसी तरह बेटा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ये 3 kg ब्लॉक, इसको हम अलग सिस्टम मानेंगे, अलग, ओएस कादरी की तरह अलग, हम इसको अलग मान रहे हैं ओएस साहब की तरह। तो जो इस पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये टेंशन टी कहां से आ रहा है? ये तो रस्सी से आ रहा है, मगर रस्सी हमारे सिस्टम का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि हम 3 kg ब्लॉक को अलग सिस्टम मान रहे हैं। तो ये टेंशन टी क्या बनेगा? एक्सटर्नल फोर्स। ये 30 न्यूटन भी क्या बनेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो तब मैं बोल सकता हूं कि इस 3 kg ब्लॉक पे 2 एक्सटर्नल फोर्सेस है, टेंशन टी और 30 न्यूटन। लेकिन देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं आपको बेटा कोर फिजिक्स समझा रहा हूं, बेसिक्स।
देखो मुझे एक चीज पता है, इस प्रॉब्लम में अगर मैं इसको अलग सिस्टम मानूं, इसको अलग सिस्टम मानूं, तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होगा, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम में दो दो सिस्टम्स पे इक्वेशंस बना के सॉल्व करना पड़ेगा। मैं दोनों को, अरे दोनों को छोड़ो, इसको, इसको, पुल्ली को, रस्सी को, स्प्रिंग बैलेंस, सबको, सिर्फ यहां अर्थ है, अर्थ को छोड़ करके जो भी चीज मुझे दिख रही है ना, मैं सबको एक सिस्टम मानूंगा यार, एक ही सिस्टम मानूंगा मैं। आप बोलोगे सर क्यों? मैं बोलूंगा बेटा हमारे सवाल का आंसर इजी होगा, मैं सबको एक ही सिस्टम मानूंगा। लेकिन बेटा मैं खुद से खुद सवाल पूछता हूं, क्या मैं ऐसा हमेशा कर सकता हूं कि सारी चीजों को एक ही सिस्टम मानो? ऐसा हमेशा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक कंडीशन होती है, आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए। इसके लिए एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या? अगर सिस्टम के पार्ट्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, जैसे ये पार्ट और ये पार्ट है, इनका एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं इनको सिंगल सिस्टम मान सकता हूं। हां, अगर ऐसा होता, इसका अलग एक्सेलरेशन होता, उसका अलग एक्सेलरेशन होता, तब मैं इन दो को एक ही सिस्टम नहीं मान सकता था। डिटेल डिस्कशन इस प्रॉब्लम का, डिटेल डिस्कशन। तो मेरे हिसाब से जितना एक्सेलरेशन इसका होगा, इसका ए मानते हैं, उसका ए मानेंगे अपवर्ड्स। जितना इसका होगा डाउनवर्ड, उतना इसका होगा अपवर्ड। सेम मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन। अब जब मैंने इस पूरे सिस्टम को, पूरे दोनों बॉडीज को, इंक्लूडिंग दीज रोप्स एंड ऑल, मैंने इन सबको एक ही सिस्टम माना, मैंने इन सबको एक ही सिस्टम माना। अब मुझे बताओ ये टेंशन क्या बनेगा? इंटरनल फोर्स कि एक्सटर्नल फोर्स? बताओ बेटा, खुदा के लिए मुझे बताओ। अब ये टेंशन इंटरनल फोर्स बनेगा कि एक्सटर्नल फोर्स बनेगा? अब ये इंटरनल फोर्स बनेगा। क्यों? क्योंकि ये रस्सी भी तो इस पूरे सिस्टम का पार्ट है। अगर इस पॉइंट पे टेंशन टी अपवर्ड है, इस पॉइंट पे टेंशन टी डाउनवर्ड होगा, वो आपस में कैंसिल होकर के जीरो बनाएंगे। इसी तरह इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, कैंसिल होकर जीरो बनाएंगे। इसी तरह इधर टेंशन टी डाउनवर्ड, इधर टेंशन टी अपवर्ड, कैंसिल होकर जीरो बनाएंगे। तो टेंशन 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 कैंसिल, हर जगह कैंसिल, क्योंकि अब आपने ये रस्सी को भी पार्ट ऑफ सिस्टम माना है ना। तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स बन गया। इसका मतलब दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुलिंग हियर विद द टेंशन टी, बट हियर इज पुलिंग विद द सेम टेंशन टी, द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल आउट। नाउ द टेंशन इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस टेंशन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स, है ना। लेकिन न्यूटन्स लॉ क्या है? खुदा के लिए मुझे बताओ, न्यूटन्स लॉ क्या है? F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma। ये देखो, शायद आपको चीजें रिवाइज हो रही है। ये प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है बेटा, लेकिन डिस्कशन हमने लंबा खींचा। क्यों लंबा खींचा? क्योंकि मैं पूरा इलस्ट्रेट करना चाहता हूं फिजिक्स को। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma। मतलब एक्सेलरेशन सिस्टम में कब आता है? जब एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्या इस सिस्टम में एक्सेलरेशन अब टेंशन की वजह से आ सकता है? नहीं आ सकता। अब एक्सेलरेशन दोनों में टेंशन की वजह से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैंने टेंशन को इंटरनल बना दिया। तो फिर एक्सटर्नल फोर्स यहां पर कौन है? ग्रेविटेशनल। क्या बात! सो द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन माई सिस्टम इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज अनबैलेंस्ड फोर्स, जो मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मेरे बेटे, हाउ मच इज द अनबैलेंस्ड फोर्स? 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहां से 60 है, यहां से 30 है, तो एक्सटर्नल आएगा 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास इज 6 प्लस 3, इट इज 9। तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आया बेटा? 60 माइनस 30, इट इज 30 डिवाइडेड बाय 9। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 30 by 9, इट इज 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिला हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन। मगर क्वेश्चन में था रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मतलब आप रस्सी में क्या बोलो? टेंशन। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मतलब आप रस्सी में क्या बोलो? टेंशन।
अब मैं ये टेंशन कहां कहां से निकाल सकता हूं? टेंशन में इस ब्लॉक से भी निकाल सकता हूं, टेंशन में इस ब्लॉक से भी निकाल सकता हूं। अब निकालते हैं टेंशन। देखो बेटा पूरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं निकालना चाहता हूं टेंशन। देखो बेटा अब अगर मैं इस ब्लॉक से टेंशन निकालना चाहता हूं, आई विल यूज अ डिफरेंट पेन हियर। लेट्स सपोज मैं इस ब्लॉक से ये टेंशन निकालना चाहता हूं, इस ब्लॉक से, है ना। अब अगर मैं इस ब्लॉक से टेंशन निकालना चाहता हूं, मतलब मैं इसी ब्लॉक को अब सिस्टम मानूंगा। नहीं आ रहा समझ? तो देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने दोनों को सिस्टम माना, वैसे इजी हो गया। लेकिन अब अगर मुझे टेंशन निकालना है, टेंशन मुझे दोनों में से एक ब्लॉक्स पे इक्वेशन यूज करके निकालना है ना, मतलब आई हैव टू ट्रीट दिस टेंशन एज एन इंटरनल फोर्स नाउ बिकॉज आई वांट टू फाइंड टेंशन। अगर मुझे टेंशन ही निकालना है तो मैं इसको कैंसल होने नहीं दे सकता ना। क्या पागला करो वसू, अगर मुझे टेंशन ही निकालना है बेटा, क्या दो फोर्सेस को कैंसिल करवा के निकालोगे क्या? नहीं। अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मुझे इसको कैंसिल होने नहीं देना है। अगर इसको कैंसिल होने नहीं देना है तो मुझे 6 kg ब्लॉक को अलग सिस्टम मानना पड़ेगा। तो मैं 6 kg ब्लॉक से निकालता हूं। अब इस पे नेट फोर्स क्या है? एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, दैट मींस द नेट फोर्स शुड बी डाउनवर्ड्स। कितना? 60 माइनस टी। माइनस टी क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिखूंगा बेटा 60 माइनस टी इज इक्वल टू 60 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज 60 माइनस टी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है नेट फोर्स होता है मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। अब यहां नेट फोर्स कितना है? 60 माइनस टी इज इक्वल टू मास कितना है बेटा? 6। तो लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 10/3, इट इज 10/3। 3 1 जा 3 2 जा 60 माइनस टी इज इक्वल टू 20। तो टी इज इक्वल टू इधर वो उधर 40 न्यूटन। दिस इज द आंसर, 40 न्यूटन इज द आंसर। अब अगर आप में से कोई होगा माइका लाल, या आप में से कोई होगा माइकी लाली, उसके पास इस क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। क्या? कुछ नहीं। देखो हम सीधा सीधा, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो अच्छी बात है, अब सीधा लिख सकते थे टेंशन इज इक्वल टू ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। निकल सकता है, क्योंकि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो फिर कॉन्सेप्ट गया बाढ़ में, फिर फॉर्मूला लगाओ। लेकिन फिर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। यहां लगेगा। नाउ आई विल नॉट से कि क्यों लगेगा। तो t इज इक्वल टू ट्वाइस, व्हाट इज m1 6, व्हाट इज m2 3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज m1 प्लस m2 9 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज g 10। तो क्या होगा बताओ बेटा? 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 जा 4 4 10 जा 40 न्यूटन। ये हो गया इजी टेक्निक। सीधा फॉर्मूला लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मगर मैं कहता हूं बेटा फॉर्मूला लगाना थोड़ा डेंजरस रहता है विदाउट लर्निंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। व्हाई? क्योंकि आपको कैसे पता फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये फॉर्मूला क्यों यहां पे लगा, आई विल लीव दिस एज अ एक्सरसाइज फॉर यू, यू नो बेटर कि ये क्यों लगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी ना ये बोलूंगा कि ये तो कोई ये मेथड है, ये सिर्फ मुझे आता है। ऐसा नहीं है, मैं बेवकूफ हूं फिर। then I am a fool, then I am deceiving people if I say कि this is something I can do or this is something which is unique. no 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 no, अगर यूनिक चीजें देखनी है ना वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में होती है। कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जाने दो यार, क्या डिस्कशन हम भी करते हैं फजूल के। अच्छा जी, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। The ratio of tension T1 and T2 as shown in the figure is, करते हैं कोई बात नहीं, सवाल भी करते हैं। हमारा सवाल हमें कहता है बेटा जी रेशियो ऑफ टेंशंस T1 एंड T2। आपको ऑब्वियसली T1 T2 क्या होगा, इस रस्सी में हम मानेंगे टेंशन T1 और इस रस्सी में हम मानेंगे टेंशन T2। आपको रेशियो निकालना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप अच्छे बच्चे होते ना आप इसको खुद करते। चलो मैं मानता हूं कि आप अच्छे बच्चे हो, मगर फिर भी मैं ही करूंगा, टेंशन नहीं है। देखो यार फिर से देखो, रेशियो ऑफ टेंशन, सबसे पहले आप क्या देखोगे,
बताओ बेटा, जब भी आप एनएलएम में सवाल करोगे सबसे पहले देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में है या सिस्टम में एक्सेलरेशन है। हाँ, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बट पहले ही डिसाइड करो व्हाट इज द कंडीशन, whether the system is in equilibrium or the system is moving with an acceleration। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखो यार हम कितने सवाल करते हैं ना, लेकिन सवाल करते करते हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, क्योंकि वही हमारा मकसद है। हमारा मकसद सीखना है, हमारा मकसद सवाल करना थोड़ी है। सवाल तो लोग करते रहते हैं, बहुत सारे सवाल करते रहते हैं। मुझे आप बताओ बेटा जी, क्या कोई चलती हुई चीज इक्विलिब्रियम में हो सकती है? अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा, कैन अ मूविंग बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम? The answer is, sir, the answer is yes. A moving body can be in equilibrium. कब? When it moves with a constant velocity. मैं आपको एक सवाल कराता हूं, इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो, इंटरेस्टिंग सा सवाल मैं आपको यहां पे बताता हूं, खुद ही बनाएंगे यार, क्या है, हमें किताब की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। अरे यार ये क्या हो गया, सवाल में सवाल, धमाल में धमाल, कमाल में कमाल। ये सवाल पूछा गया है, इसलिए मुझे बाय द वे याद आया। वो रहने दो आप, वो भी करेंगे, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो यार, वो भी करेंगे। शिट, हमारे पास है 3 फोर्स, F1, F2, F3। मुझे आप बोल सकते हो कि इन 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? बोल सकते हो आप, व्हाट विल द रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फोर्सेस? यस, आप मुझे बोलो भाई साहब, ये जो 3 फोर्सेस है ये ट्रायंगल है। आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स में, ये तो ट्रायंगल है, क्लोज फिगर है, और तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो मैं सेफली बोल सकता हूं यहां पर बेटा जी नेट फोर्स 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी जो है जिसपे ये फोर्सेस लग रहे हैं, वो बॉडी या तो रेस्ट में है या तो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है। वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन समथिंग इज एट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, दैट्स स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बट देयर इट कैन बी अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी चल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। दोनों पे नेट फोर्स 0 है। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि मूविंग बॉडी जो होता है, मूविंग बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। किसने बोला? मूविंग बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, मगर कंडीशन क्या है बेटा? इट मस्ट बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, अगर सिस्टम में एक्सेलरेशन हुआ तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। चलो जी, आते हैं अपने सवाल पे। ये हमारा सिस्टम है, और जो ये सिस्टम है बेटा जी ये इक्विलिब्रियम में है। हमें रेशियो में टेंशन, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बताओ बेटा जी इधर कितना फोर्स लगेगा? 10 इंटू 100 न्यूटन, mg 100 न्यूटन। शाबाश। इधर क्या लगेगा? इस पे हम मानेंगे टेंशन T1। तो अगर इधर टेंशन T1 तो इधर भी टेंशन T1। डायरेक्शन ऑफ टेंशन यू नो नाउ। इधर कितना टेंशन लगेगा बेटा? T2। और इस पे एक और डाउनवर्ड फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज 5 इंटू जी 50 न्यूटन। सही बात है। चलो अब 10 kg ब्लॉक पे जाते हैं। अब 10 kg ब्लॉक पे जाते हैं। 10 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ऊपर वाला फोर्स कटेगा नीचे वाले फोर्स के साथ। ऊपर वाला फोर्स है T1, नीचे वाला फोर्स है 100। तो हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जाते हैं बेटा 5 kg ब्लॉक पे। मुझे आप बोलो 5 kg ब्लॉक को अगर मैं अलग से सिस्टम मानूं, 5 kg ब्लॉक को अगर मैं अलग से सिस्टम मानूं तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं बेटा? नीचे की ओर लग रहा है T1 और 50 न्यूटन, ऊपर की ओर लग रहा है T2। टोटल ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू टोटल नीचे वाला फोर्स। तो हम लिख सकते हैं टोटल ऊपर वाला फोर्स T2 कटेगा भाई, कटेगा, इज इक्वल टू T1 प्लस 50। इसका मतलब T2 इज इक्वल टू T1 तो निकाले हैं, T1 तो 100 निकाले हैं, तो 100 प्लस 50। तो इसका मतलब T2 जो है ये आएगा 150 न्यूटन।
अब T1 आया 100, T2 आया 150, तो हम निकाल सकते हैं बेटा T1 by T2 दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 150। इसको हाँ T1 by T2 निकालना है, 100 by 150 ये हो गया जी कैंसिल, इट विल बी 2 जा 3 जा 2 by 3 इज द आंसर, 2 by 3 is the answer, 0 0 5 to the 10 5 3 are 2 by 3 is not the option। हाँ तो इसका मतलब देखो बेटा सवाल में गड़बड़ था, सवाल में गड़बड़ था, इसने T1 T2 को मार्क नहीं किया था। मैंने इधर T1 रखा इधर T2 रखा, फिर मुझे इधर T1 रखना चाहिए था इधर T2 रखना चाहिए था, फिर आंसर सही आता। मगर मेरी गलती नहीं है, गलती है मैडम की जिसने पेपर बनाया, टाइप किया। चलो जाने दो, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं बेटा, मजा आ रहा है इंद्रमाई गोबरा। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलो एग्जामिनर ने कुछ लिखा है, हम पढ़ते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ local relation because acceleration at any instant is determined by the force at that instant, not by the history of the motion of a particle। Absolutely right, पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है। बी पार्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ स्केलर लॉ, गलत बात, इट इज अ वेक्टर लॉ। अरे न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या आता है, F is equal to ma, F is a vector, A is a vector। Newton's second law is a vector equation, it has 3 components, we know that। then the right answer is A, तो आंसर आएगा बेटा जी A only। अब जहां पर भी है आंसर is A only। चलते हैं, उड़ाओ। ओह नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है, बोलता है हमारा सवाल, 2 आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, 2 बॉल्स हैं, स्ट्राइक अ रिजिड बॉल, दिस इज अ बॉल। रिजिड मतलब जब इसको हिट करेगा कोई बॉल तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं, रिजिड है। आपको भी ऐसे ही रिजिड रहना चाहिए, कोई भी तूफान आए हिलना डुलना नहीं है, विद सेम स्पीड। अच्छा, एक बॉल है, इसने बॉल को हिट किया विद स्पीड u, बाद में रिबाउंड भी किया, ये यहां पे क्रॉस लग रहा है लेकिन ये क्रॉस नहीं है, इट इज अ बॉल कमिंग विद अ वेलोसिटी u एंड गेटिंग रिबाउंडेड विद द सेम स्पीड u, रादर आई विल यूज द वर्ड स्पीड। ओके, हियर अगेन वी हैव अ बॉल, आइडेंटिकल मतलब अगर इस बॉल का मास m है तो इस बॉल का भी मास m है। सही बोले, सही बोले। ये आया विद अ वेलोसिटी u, हम तो बोर हो गए, हमें तो पढ़ना नहीं है, हम तो बोर हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें। बॉल आया, मास m है, वेलोसिटी u है, एट एन एंगल आया, एट एन एंगल आया, है ना। तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री। आते आते नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 30। जाते जाते इसी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, 30। आप देख रहे होगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मस्ट बी एन इलास्टिक कोलिजन, तो जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से वापस भी गया। एनीवेज, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज भाई थोड़ा सा पानी पिलाओ। व्हाट इज इंपल्स, इज इट अ कोचिंग सेंटर? No, 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 no. Impulse means change in momentum of a ball. Impulse मतलब change in momentum. You are good boys, you know that. Impulse imparted कितना है, अभी देखते हैं, पहले पानी पीते हैं। अच्छा बेटा मेरा, how much is the impulse imparted to the ball, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लर्न करने की कोशिश करो। पहले मैं इस केस में करना चाहता हूं, इसको मानते हैं हम केस नंबर फर्स्ट। आई वांट टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल which is colliding with this wall. It comes with velocity u, hits the wall and then rebounds with the velocity u. I want to find the change in momentum. Whenever we want to find the change in momentum, चेंज बेटे, चेंज निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए, चेंज निकालने के लिए बेटा कितनी चीजें चाहिए बताओ। अगर आपको किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का चेंज निकालना होगा
कितनी चीजें चाहिए? 2। अरे भाई ये क्या हो गया? चेंज निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए ना, इनिशियल एंड फाइनल। जब मैं छोटा था, नन्ना मुन्ना बच्चा, मेरा मास था 2 kg, ऐसे खेलते थे मुझे लोग ऐसे। फिर मैं बड़ा हो गया, अब मेरा मास हो गया 60 kg। आई वॉन्ट टू फाइंड माई चेंज इन मास, सो आई नीड माई इनिशियल मास एंड माई फाइनल मास। अब मुझे कोई ऐसे नहीं खेलता है ना। तो इफ आई वांट टू फाइंड द चेंज इन मास, आई नीड माय इनिशियल एंड द फाइनल मास। द सेम वे, इफ आई वांट टू फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, आई नीड इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। इनिशियल मोमेंटम वेक्टर। अरे भैया देखो, मैं हंसाता हूं लेकिन पढ़ाता भी हूं। व्हेन आई नीड इनिशियल एंड फाइनल मास, आई नीड नंबर्स। इनिशियल मास, इट इज अ नंबर। फाइनल मास, it is a number. But when I want initial and final momentums, they are not numbers, they are vectors. I need their directions also. I need the magnitude and direction of initial momentum. I need the magnitude and direction of final momentum. Only then can I calculate the change in momentum. अब बताओ केस नंबर 1 में, what is the initial momentum? राइट वर्ड जा रहा है, मास है m, वेलोसिटी है u, तो क्या मैं लिखूंगा मोमेंटम इज mu? नो, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। आप गलत करोगे ऐसे। भाई 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 सर में दर्द हो गया भाई, मैं बोल रहा हूं, आराम से सुनो। मैं बोल रहा हूं मुझे चेंज इन मोमेंटम चाहिए। क्या चाहिए? तो मुझे इनिशियल मोमेंटम वेक्टर चाहिए ना। वेक्टर के साथ बेटा डायरेक्शन होता है ना, तो डायरेक्शन यहां पे क्या लिखूं? राइट वर्ड जा रहा है आई कैप। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम वेक्टर? एम यू। लेफ्ट वर्ड रिबाउंड होके कहां जाएगा? रिबाउंड होके कहां जाएगा? दिखा रहा है लेफ्ट वर्ड जा रहा है भाई, लेफ्ट वर्ड जा रहा है। अच्छा जी, चेंज इन फाइनल मोमेंटम हो गया भाई, फाइनल मोमेंटम हो गया। अच्छा, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टोरियली। वेरी नाइस। फाइनल मोमेंटम इज माइनस MUI, इनिशियल मोमेंटम इज अगेन, ये माइनस कब पे रहा हो, ये माइनस क्या है? चेंज मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन, माइनस इनिशियल मोमेंटम इट इज MUI। वो सर बोल रहे हैं 2PP पहनाओ, अभी मार देते मेरे को ये। डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस MUI कैप, इट इज माइनस ट्वाइस MUI कैप। अच्छा, मुझे इसका मतलब समझाओगे आप? मतलब समझाओ। ये चेंज इन मोमेंटम बॉल का कितना हुआ? ट्वाइस MU हुआ। किस डायरेक्शन में? देखो, चेंज इन मोमेंटम इटसेल्फ हैज अ डायरेक्शन। भैया ये क्या बोल दिए हम? व्हाट इज मोमेंटम? वेक्टर। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? वेक्टर। व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? वेक्टर। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? वेक्टर। मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इटसेल्फ अ वेक्टर। Change in momentum is itself a vector. Change in momentum has a magnitude. Change in momentum has a direction. This is very important. Vector changes का बेटा डायरेक्शन भी होता है। ये चेंज इन मोमेंटम क्या है? ये एक वेक्टर चेंज है। इस वेक्टर चेंज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 MU। इस वेक्टर चेंज का डायरेक्शन क्या है? -I। बोलो इसका मतलब। इसका मतलब ये जो बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है ना, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ है। ओवरऑल ये जो बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ है, लेफ्ट। नाउ यू कैन फील मोमेंटम, यू कैन नॉट फील चेंज इन मोमेंटम। देखो यार, यहां पर जब हम बात करते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि मोमेंटम हैज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये बच्चे समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये फील होता है। कोई चीज है जिसका मास m है, जो जा रहा है राइट वर्ड विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो अगर कोई चीज टुवर्ड्स राइट जा रही है, मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम भी टुवर्ड्स राइट है, ये बच्चों को समझ में आ गया, क्योंकि दिख गया कोई चीज राइट वर्ड गया, मोमेंटम भी राइट वर्ड है। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल होता है विजुअलाइज करना। चेंज इन मोमेंटम लेफ्ट वर्ड क्यों है? बताया
फिजिक्स पढ़ाएंगे तो ऐसा होगा, जुगाड़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। चेंज इन मोमेंटम लेफ्टवर्ड क्यों है? क्या चेंज इन मोमेंटम, सर क्या चेंज इन मोमेंटम लेफ्टवर्ड इसलिए है क्योंकि बॉडी लेफ्टवर्ड जा रहा है? बताओ। ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्या चेंज इन मोमेंटम लेफ्टवर्ड इसलिए है क्योंकि बॉडी लेफ्टवर्ड जा रहा है यार? नहीं। चेंज इन मोमेंटम इसलिए लेफ्टवर्ड नहीं है क्योंकि बॉडी लेफ्टवर्ड जा रहा है। डू यू रिमेंबर द न्यूटन सेकेंड लॉ? What is Newton's second law? F external is equal to delta P by delta T. मतलब चेंज इन मोमेंटम उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगता है, फोर्स। The direction of change in momentum of a body is decided by the force acting on the body. That is what I want to say. Direction of motion does not decide the change in momentum. Direction of motion does not decide the change in momentum. Direction of force decides the change in momentum. है ना? प्रोजेक्टाइल फेंको, प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका, कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला। जब पैराबोला फॉलो किया, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। मोमेंटम डाउनवर्ड नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम डाउनवर्ड होगा। देखो यार, सवाल तो बहुत आसान था, सवाल को हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू, ना कहते हैं कि सवाल को निचोड़ो, क्योंकि बेटा हमारे पास टाइम नहीं है ना। हम जितना फिजिक्स किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से सीख सकते हैं हम सीखेंगे। हम ये बाउंड्री नहीं रखेंगे कि ये एलएलएम का क्वेश्चन है, हम प्रोजेक्टाइल में घुस रहे हैं, कोई बात नहीं यार, कहीं से भी कहीं भी घुस सकते हैं, कोई बात नहीं, बस निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछूंगा भैया ये एक प्रोजेक्टाइल है हाईएस्ट पॉइंट पे, आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन दैट आई हैव अ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिज पाथ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम? आप बोलोगे सर द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज फॉरवर्ड्स। The direction of momentum is forwards because velocity is forwards. You know that. You know that. Direction of velocity is forwards. Direction of momentum is forwards. But what is the direction of change in momentum at this instant, sir? Message, please, बाद में देखिए आप. Please, थोड़ा देखिए. The direction of momentum is rightwards. But the direction of change in momentum is downwards. What a shot! What a shot! The direction of momentum is rightwards, but the direction of change in momentum is downwards. Why? Because gravitational force is acting downwards, and gravitational force will decide the change in momentum at this instant. इसका मतलब जो भी है समझ लो, है ना? अच्छा, मैं क्या कर रहा था? अरे मैं किधर से किधर पहुंच गया। जिधर भी पहुंच गया बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दे आर द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स, आई डोंट नो यू नो फिजिक्स। इफ यू डोंट नो दीज थिंग्स, आई डोंट थिंक यू नो मच अबाउट फिजिक्स। एंड अच्छे क्वेश्चन फिर हमें नहीं आते। चलो, अब क्या किया था हमने इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाला था। वापस आते हैं दिमाग, वापस लाओ। हमने इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाला था। जब हमने इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाला था, वो हमें लेफ्टवर्ड मिला था, -I। अब मुझे बताओ लेफ्टवर्ड क्यों मिला? सीधी सी बात है, इस पे फोर्स लेफ्टवर्ड लगा बॉल पे। क्यों लेफ्टवर्ड फोर्स लगा? बॉल ने इसको पुश किया लेफ्टवर्ड। फिर हमें पता है, टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन equal and opposite reaction. Now comes the Newton's third law. तो जितना फोर्स बॉल पे लगा उतना ही फोर्स वॉल पे भी लगेगा। खत्म बात। अच्छा चलो, अब ये हो गया जी इस केस में चेंज इन मोमेंटम। अब हमें इस केस में चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इस केस में हमें दोनों केस में निकालना था।
चलो इस केस का हम रखेंगे डेल्टा P1, अब इस केस का रखेंगे डेल्टा P2। क्या आप मुझे इस केस में मोमेंटम चेंज निकाल के दे सकते हो? चलो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मैं तब तक थोड़ा पानी पीता हूं बेटा। खत्म हो गया? नहीं, थोड़ा सा है। चलो बेटा मेरा, आप मुझे बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन दिस केस। चलो भाई करते हैं इसको। मैंने आपको इससे पहले भी पूछा था कि चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमें चाहिए 2 मोमेंटम, इनिशियल एंड फाइनल। वेरी नाइस। इनिशियल मतलब दुर्घटना से पहले वाला, कोलिजन से पहले वाला। फाइनल मतलब दुर्घटना के बाद वाला, कोलिजन के बाद वाला। मुझे बताओ दुर्घटना से पहले वाला, यहां दुर्घटना हुई, दुर्घटना से पहले ये वाला मोमेंटम है। बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे? इसको जाने दो आप, अब अलग से वो वाला हम ऐसे लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू। अब देखो यार, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट जाता या राइट जाता आप लिखते आई, डाउन जाता आप लिखते -j, लेकिन ये तो ऐसे जा रहा है, मतलब हमें इस मोमेंटम के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे ना, mu के कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। एक होगा बेटा जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होगा बेटा जी डाउनवर्ड कंपोनेंट। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 ही होगा, अगर आपको दिख रहा है तो बेटा जी इस mu के 2 कंपोनेंट है, एक ये कॉस कंपोनेंट, एक ये साइन कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द कॉस कंपोनेंट, इट विल बी mu cos 30। नाउ दिस इज टुवर्ड्स राइट, तो आई विल राइट I to P। दूसरा डाउनवर्ड कंपोनेंट है साइन वाला, तो लिखेंगे प्लस mu साइन 30। अब ये डाउनवर्ड है तो मैं लिखूंगा बेटा जी -j कैप। हो गया। तो मैंने लिखा बॉल का कौन सा मोमेंटम? इनिशियल। मैंने बॉल का बेटा इनिशियल मोमेंटम लिखा, मगर कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म में दोनों चीजें आती है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम फाइनल मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल बेटे क्या है? दुर्घटना के बाद। दुर्घटना के बाद ये वाला मोमेंटम है, अब इसके कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे, है ना। दिस इज द मोमेंटम। इसको हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ये हो गया ना। अरे भाई हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ये उसके लिए दिमाग थोड़ी ना चाहिए, उसके लिए आंखें चाहिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा कॉस, तो लिखेंगे mu। हाँ वेरी गुड, mu ये cos 30, मगर अब डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, इट इज लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड इधर -i। अब ये वाला डाउनवर्ड, क्या लिखेंगे? प्लस mu, हाँ जी, डाउनवर्ड साइन 30j। बाद में आप, अगर आपके पास इसका फॉर्मूला है वो आप याद रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं होता है फॉर्मूला के साथ। वो भी डाउनवर्ड है तो उसको भी लिखेंगे -j। अच्छा, अब आपके लिए सवाल, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? देन वी विल लर्न अ ग्रेट डील ऑफ फिजिक्स, आई हैव प्रॉमिस्ड यू। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल? तो इन दो को करेंगे माइनस करना तो आता होगा। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये इसके साथ माइनस करेंगे, -mu cos 30i -mu cos 30i, इट विल बी -2 mu cos 30i। माइनस करना आता है बेटा, शाबाश। mu sin 30 -j माइनस mu sin 30 माइनस प्लस, तो ये दो हो जाएंगे कैंसल, तो प्लस होगा 0। अब ये है हमारा क्या? चेंज इन मोमेंटम इन सेकंड केस। इसको मैं लिखूंगा 2। अरे भाई मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो हमने निकाला डेल्टा P2। इस केस में हमने इधर भी निकाला इधर भी निकाला, मगर मैंने आपको बोला था बेटा जी आंसर निकालने से फिजिक्स नहीं आती, आंसर को समझने से फिजिक्स आती है। मुझे आप बताओ कि इस आंसर का मतलब क्या है? इस आंसर का मतलब यह है बेटा कि दूसरे केस में जो मोमेंटम चेंज हुआ है ना, वो कितना हुआ है? 2i mu cos 30, cos 30 is √3/2, है ना, 2 कैंसल, इट इज mu √3। तो इट इज इतना मैग्नीट्यूड
मगर डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज माइनस आई। ये जो बॉल है ना, बॉल, समझ 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 समझ, देख यहां टाइम लेना होता है ना। बस आप अभी आपका दिमाग जो ना इंपल्सेस फायर करेगा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया। डोंट फायर द इंपल्सेस। व्हेन आई से समथिंग विच योर ब्रेन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, गिव योर ब्रेन सम टाइम, हैव अ कप ऑफ टी एंड थिंक ऑन इट। मैं क्या निकाल रहा हूं? चेंज इन मोमेंटम। इक्वेशन बोल रही है भैया कि जो मोमेंटम चेंज है ना, इसका डायरेक्शन माइनस आई है। देखो बेटा, मतलब बॉल आई यहां से गई, यहां से आई, यहां से गई, यहां से, मगर मोमेंटम चेंज लेफ्टवर्ड हुआ ओवरऑल प्रोसेस में। आई इधर से गई इधर से, मगर ओवरऑल प्रोसेस में मोमेंटम चेंज लेफ्टवर्ड हुआ बेटा जी, लेफ्टवर्ड हुआ। रीजन बोलो, रीजन बोलो। अभी तो पढ़ाए थे, लेफ्टवर्ड क्यों हुआ? लेफ्टवर्ड क्यों हुआ भाई? यार इस क्वेश्चन में इतनी ज्यादा फिजिक्स है, अगर आप दिमाग पे लोगे ना बेटा, इस चीज को 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आप जी जान से इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत सारी फिजिक्स सीखोगे, बहुत सारी फिजिक्स। इनफैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन यहां से आप सीख सकते हो, और ऐसा सीखोगे कि कहीं नहीं ऐसा नहीं सीखा होगा किसी ने। मुझे आपका मैंने जो आपसे सवाल पूछा, फिर बेटे फप्पू हो गया मैं, फप्पू। मुझे बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ओवरऑल जो बॉल इधर से आई इधर से गई, ओवरऑल मोमेंटम चेंज लेफ्टवर्ड हुआ, मुझे बोलो कि लेफ्टवर्ड ही क्यों हुआ? हाँ बोलोगे सर क्या है, कोई बात नहीं। इसका मतलब जब ये बॉल ने, इधर मैं रेड पेन यूज करूंगा बेटा, इधर मैं रेड पेन यूज करूंगा, इधर मैं रेड पेन, जब ये बॉल ने हिट किया था किसको? दीवार को। जब ये बॉल ने, आई थी बॉल, ये गई बॉल, आई इधर से गई इधर से, यहां पे जब हिट किया था, मतलब इस दीवार ने बॉल पे लेफ्टवर्ड ही फोर्स लगाया था। अगर बॉल पे लेफ्टवर्ड ही फोर्स लगा, इसीलिए आपका मोमेंटम चेंज भी लेफ्टवर्ड ही हुआ। देखो इसको कहते हैं, क्या हो गया, लाइट चली गई क्या? एक मिनट। हाँ, इसको कहते हैं बेटा जी फिजिक्स इन मैथमेटिक्स इन परफेक्ट हार्मनी विद द फिजिक्स। फिजिक्स बोलती है कि बॉल पे फोर्स लगेगा लेफ्टवर्ड, इसका मतलब आपका ओवरऑल मोमेंटम चेंज लेफ्टवर्ड होना चाहिए था, इसीलिए यहां माइनस आई आया। ओवरऑल लेफ्टवर्ड मोमेंटम चेंज हुआ है। अच्छा, अब एक और सवाल, इससे अच्छा, इससे तगड़ा। लेफ्टवर्ड तो मोमेंटम चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि लेफ्टवर्ड फोर्स था। मुझे बताओ, क्या अलोंग वाई एक्सीज, अलोंग दिस एक्सीज, क्या अलोंग वाई एक्सीज मोमेंटम चेंज हुआ? सवाल, मैंने क्या बोला, जब मैं पूछूंगा सवाल, आपका दिमाग आपसे जवाब बोलेगा नहीं पता नहीं पता नहीं पता। जब आपका दिमाग आपसे बोलेगा नहीं पता नहीं पता नहीं पता, तो रुको, ठहरो, समझो। दिमाग हमेशा ऐसे ही करता है, इनर्शिया है ना। योर ब्रेन इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, it doesn't want to think, you have to break that inertia, give yourself some time. My question to you is, how much is the momentum change along y axis? The answer is 0. अरे भाई कैंसिल हो गए थे ना, आप देखो जे कैंसिल होकर के 0 बनाया था ना, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं बॉल का। बॉल का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने बोला था मोमेंटम चेंज कौन कराता है? फोर्स। अरे भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, तो मोमेंटम चेंज काहे का होगा? आप बोलोगे ग्रेविटी है, तो नेग्लेक्ट करो फिलहाल, बट इग्नोर ग्रेविटी। ओके, सो अलोंग y axis there is no momentum change because there is no external force. Along leftward there is a momentum change because there is a force. That's it. I hope this answers the question and you learned a great deal of physics from this question. Now it's your job to practice this question at least 3-4 times so that you understand. Now you have to find the ratio. अब मैंने दोनों मोमेंटम चेंज निकाले बेटा, डेल्टा P1 भी निकाला, डेल्टा P2 भी निकाला। अब आपका काम क्या है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, डिवाइड करके आंसर निकालो बेटा जी। चलो, मैं तो थक गया। अब अगला क्वेश्चन, इस पे मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, इसका सीधा मुद्दे पे आते हैं।
इट इज अ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। बकवास नहीं करूंगा मैं कुछ भी। फोर्स है किलो न्यूटन में। आई डोंट नो सर वेदर द डायग्राम इज क्लियर और नॉट देयर। इज इट विजिबल? द नंबर्स आर विजिबल? ओके, थैंक यू सर। तो बाय द वे मेरे साथ संदीप सर है जो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ही इज विद मी ऑल द टाइम, आई एम थैंकफुल टू हिम। तो फोर्स इज किलो न्यूटन, टाइम इज इन मिली सेकेंड्स। ओके, हमें क्या निकालना है? टोटल चेंज इन मोमेंटम। आपको पता होना चाहिए बेटा, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम। कैसे? अरे यार, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, याद है? इसका मतलब जो एफ डी टी होगा इट विल बी इक्वल टू डी पी। इधर बेटे इंटीग्रेशन, डीपी का इंटीग्रेशन देगा डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी। यही तो है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स टोटल चेंज इन मोमेंटम। हो गया। तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एरियाज। तो हमने एरियाज के बारे में इससे पहले पढ़ा था, इसलिए मैं इस पे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगेन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बेरोजगार सा सवाल है ना यार। इसको नौकरी नहीं मिली, इसको नौकरी नहीं मिली तो मेरी स्लाइड में घुस गया। ऐसे सवाल थोड़ी दिखाते हैं, जाने दो। अगला क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली, और मूवी याद आ गई यार, एक मूवी है उसका नाम है ग्रेविटी। हाँ देखना, बहुत जबरदस्त मूवी है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि उसमें फिजिक्स अच्छी खासी है। उसमें मैंने ये सीन देखा था कि एक एस्ट्रोनॉट होता है, वो अपनी स्पेसशिप जो होती है ना उनको, वो खराब हो जाती है। तो स्पेसशिप पता है वो खास मजना छना स्पेसशिप खास मजा स्पेसशिप होती है स्पेस में, वहां कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। वही उसको स्पेसशिप खराब हो जाती है ना, फिर उसको ठीक करने के लिए स्पेसशिप के बाहर जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक रस्सी होती है विच टाइज द एस्ट्रोनॉट टू द स्पेसशिप। तो वो रस्सी ना, वो रस्सी क्या करती है, इट मेक्स द दैट क्या नाम है इसका, एस्ट्रोनॉट को अटैच रखती है ताकि वो जाए ना कहीं। किसी तरह से ये एक्सीडेंट हो गया, वो स्पेसशिप से डिटैच हो गया। मगर स्पेसशिप का एक्सेलरेटिंग जो है इंटरस्टेलर स्पेस में है, कांस्टेंट रेट ऑफ, ये मैंने किया था यार, ये तो मैंने किया। The acceleration of the astronaut, the instant after he's outside the spaceship will be, I have to consider there are no nearby stars and other gravitational force from the nearby object. This question I have done. Do you remember me? हाँ, जब वो स्पेसशिप था इलॉन मस्क वाला, जब उसका चैम्बर डिटैच हुआ था, यही तो था। ओ ईशो समझ सुई सवाल हो कइद्रा ओ पचकुना मैंने पूरी चलो अगला क्वेश्चन। A bullet of mass 0.05 kg, गोली मास है 0.05 kg। ओड किलो गूल है, ओड किलो गूल ओ भाई मत हंसो ना, क्या आप मुझे भी हंसा रहे हो यार। ये ओड किलो गूल, यो गूल ओड किलो आसन, इट इज 0.05 kg को मल्टीप्लाई बाय 100 करके, it is not half a kg bullet. Okay, moving with a speed of 200, velocity is 200 meters per second. अल्लाह बचाए किसी को ये गोली ना आए। हाँ देखो, enters a heavy wooden block with Zeenmund. You fire a bullet and thank God it doesn't hit a human being, it hits a wooden block and is stopped after a distance of 100 centimeters. Now the stopping distance of the bullet is 100 centimeters. I want to tell you this is not a question from laws of motion, it is actually kinematics. हमें बोलना है average resistive force। आसान सा। हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बेटा? देखो, मास दिया, वेलोसिटी दिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया।
व्हाट इज इट इज इनिशियल वेलोसिटी है ना u, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा, ये तो स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है। हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? मुझे नहीं लगता बेटा मुझे ये सवाल करना चाहिए, रोऊंगा मैं। v स्क्वायर माइनस जी गुना v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, यही करेंगे ना। तो v इज 0 माइनस u square is equal to 2, a is that we have to find out. A, what is stopping distance? 100. It is 100 into 10 to the power minus 2 is equal to minus what is u? 200 is 200 का square. चलो बेटा जी, is equal to 2, शाबाश 2, ये गया a, इसका मतलब a is equal to minus 200 का square divided by 2. It is 2 to the 4 into 10 to the power 4 divided by 2, 2 1s are 2 2s are. That means the retardation produced is a is equal to minus 2 into 10 to the power 4 meters per second square. This is the retardation. Retardation इतना गोली में आया है, जब ये किस में घुसा? वुडन ब्लॉक में जब ये घुसा तो इतना रिटार्डेशन उसको हुआ। मैंने स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नाउ आई हैव टू फाइंड द फोर्स। F इज इक्वल टू ma, इसका मतलब F इज इक्वल टू व्हाट इज m? शाबाश 5 into 10 to the power minus 2, 0.05 kg. It is oh sorry, हाँ 5 into 10 to the power minus 2 kg है, ठीक तो है, into what is तो कितना है बेटा एक्सेलरेशन? शाबाश into a is 2 into 10 to the power 4. ओके, मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एवरेज रेजिस्टिव फोर्स चाहिए। रेजिस्टिव फोर्स में डायरेक्ट आप रिटार्डेशन लगाओ, ये पता ही है कि दिस इज अ रिटार्डिंग फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। ओके, एनीवेज इट इज F इज इक्वल टू, अब आप माइनस पे लड़ाई करोगे मेरे साथ, जाओ FIR काटो जाओ, 5 2 हो गया 10, multiply by 10 power 4 into 2, it is 10 to the power 2. 1000 Newton is the average resistive force, or that force which produces a retardation in the bullet. Okay, again a very easy question. Again a very easy question. क्या है बेटा? एक मशीन गन है जो फायर कर रहा है 10 bullets per second. खतरनाक खतरनाक गन। ये गन देखो भाई, 1 सेकेंड में 10 गोलियां फायर कर रहा है। इसको पबजी में क्या बोलते हैं? को बर्स्ट शॉट कहते हैं। बाय द वे, मुझे पहली बार जब मैं पबजी खेल रहा था ना, आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट, पबजी में मुझे पता चला कि इसको बर्स्ट कहते हैं। अदरवाइज हम तो कश्मीरी लोग, हमें कहाँ कुछ आता है, हम इसको ब्रस्ट बोलते थे। पबजी में मुझे पता चला कि इसको burst shot कहते हैं। So it's a burst shot which fires, शाबाश, 10 bullets per second. Doesn't matter. मेरी नानी अभी भी इसको वही बोलेगी, क्या करेंगे? Each with speed 200 meter per second. तो velocity जो है, it is 200 meters per second. If mass of each bullet is 20 ग्राम, 20 ग्राम की गोली बेटा, 20 ग्राम, 10 to the power minus 3 kg में कन्वर्ट करना है इसको। Force required to keep the gun stationary. Okay, the physics here is why do you need a force to keep the gun stationary? हाँ, देखिए यार, रिकॉइल सुना है ना आपने? गन में रिकॉइल होता है, गन में रिकॉइल होता है, आपने सुना होगा, है ना? अच्छा देखो, करूं मैं इसको अच्छे से करूं कि फॉर्मूला दूं? चलो अच्छे से करते हैं, कोई बात। देखो, force exerted on the gun during the firing of the bullets is given by delta P by delta T. Now you will say, sir, what is the delta P by delta T? We don't understand this. देखो बेटा, समझो बात को। देखो, आप मानो मेरे पास एक गन है, मानो नहीं है मेरे पास, मानो मेरे पास एक गन है, गन के अंदर क्या है? गोलियां, बुलेट्स। When I am firing the bullets, the gun is imparting momentum to the bullets. क्यों?
क्योंकि गोलियां निकल रही है ना, गोलियों के पास मास भी है, गोलियों को अच्छा खासा वेलोसिटी भी मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये बंदूक है ये गोलियों में क्या भर भर के क्या इंपार्ट कर रहा है, मोमेंटम। तो जब सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट में मोमेंटम इंपार्ट करे तो दोनों पे फोर्स लगता है ना। दैट मीन्स देयर इज अ फोर्स ऑन द बुलेट्स, एंड इफ देयर इज अ फोर्स ऑन द बुलेट्स देयर मस्ट बी अ फोर्स ऑन द गन, बिकॉज टू एन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना गन किस पे फोर्स लगाता है, गोलियों पे, उतना ही फोर्स गोलियां भी किस पे लगाएंगी, गन पे। अगर गोलियों का मोमेंटम चेंज फॉरवर्ड है तो बेटा गन का मोमेंटम चेंज बैकवर्ड होगा। इसका मतलब व्हेन आई एम होल्डिंग अ गन एंड आई वांट टू फायर बुलेट्स, आई हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द गन टू कीप इट स्टेशनरी, क्योंकि गोलियां इसको किधर धकेल रही है, पीछे, तो मुझे शोल्डर से इस गन को किधर धकेलना पड़ेगा, आगे। इसीलिए बेटा बंदूक चलाने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आया कोई छुटकू सा बंदूक लेके वो फायर करेगा खुद उड़ जाएगा, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑन हिज शोल्डर। आपने हॉलीवुड मूवी देखी है ना, हॉलीवुड मूवी में वो आता था आर्नोल्ड, आर्नोल्ड के पास बहुत वो बड़ी गन होती है, गोल, वो देखा है आपने, बहुत बड़ी ये गन होती है गोल, उसमें जो गोलियां होती है ना वो पट्टा होता है पूरा ग्राउंड पे फैला हुआ, देन ही फायर्स द बुलेट्स एंड ही फील्स अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन हिज शोल्डर। मगर आप देखो कि जो वो मूवी में बिल्ट दिखाते हैं ना, जो वो गोली चला रहा होता है ना, वो इंसान को क्या दिखाते हैं, बॉडी बिल्डर। वो बॉडी बिल्डर इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो बॉडी बिल्डर उतना फोर्स टॉलरेट भी करना चाहिए। अगर वही गन आप मुझे दोगे, द मोमेंट आई विल फायर अ बर्स्ट शॉट आई विल फ्लाई इन एयर, व्हाई, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट गन। द इक्वेशन फॉर दैट गन इज दिस। अगर आपको देखना है मैथमेटिकली कि गन पे कितना फोर्स लग रहा है और आपको कितना फोर्स चाहिए टू होल्ड दैट गन, दिस इज द इक्वेशन दैट विल डू वंडर्स फॉर यू। गुलाम है ये इक्वेशन आपकी, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल डेल्टा पी, कोई भी सिचुएशन हो इस इक्वेशन से हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली जीरो है तो हम सीधे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल इज जीरो बिकॉज द बुलेट्स वायर एट रेस्ट, तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, एक गोली का मोमेंटम आएगा mv, तो नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी फायर हुई n, तो कितना टोटल मोमेंटम चेंज आया nmv डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज, ये n बाय डेल्टा t, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। बेटा ख्याल रखो, यहां पे एग्जामिनर यहां पे आपको ये मशीन गन वाला सवाल ना दो तरह से पूछ सकता है। कभी कभी वो देगा ऐसे 100 बुलेट्स आर फायर्ड इन 10 सेकेंड्स, मतलब उसमें n 100 है और डेल्टा t 10 सेकेंड्स है। तो कभी एग्जामिनर n अलग से देगा, डेल्टा t अलग से देगा। तो n क्या है, अलग से n, अलग से n है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड, अलग से डेल्टा t क्या है, इन हाउ मच टाइम द बुलेट्स आर बीइंग फायर्ड। मगर अगर हम इनको साथ में पढ़े दोनों को, n बाय डेल्टा t, then it means it is the number of bullets fired per second, इसको हम small n लिखते हैं। तो तब क्या बनेगा, F is equal to small nmv। Now what is this small n, number of bullets fired per second, तो वो यहां पर कितना है बेटा 10। what is the mass of each bullet, इतना। what is the velocity of each bullet, इतना। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा बेटा, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, अल्लाह आप पे रहम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन, अरे यार जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देखता हूं ना मन करता है मत करो मत करो। ये ऐसा क्वेश्चन मैं अभी कर चुका हूं एक, जहां पर हमें निकालना था रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो क्या करना है यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास, ओके, यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास। I know you remember the formula, you know this pulley system, इसको आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन, यहां पे मैं सीधा फॉर्मूला यूज करूंगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक्सेलरेशन इज अनबैलेंस्ड फोर्स, यहां से 30 न्यूटन लगेगा,
इस पे 20 न्यूटन लगेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज अनबैलेंस्ड फोर्स 30 माइनस 20 इज 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 + 2 5 5 1 जा 5 2 जा इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल, ये यही क्वेश्चन है, 2 बार आया है। ओके अच्छा बेटा, चलते हैं अपने अगले सवाल पे जो न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। आप पढ़ो सवाल क्या है। A rocket with lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, ये आपका लिफ्ट है, इसका मास है बेटा 20,000 kgs। इसको आपने ब्लास्ट किया तो इस लिफ्ट को ऊपर की ओर अपवर्ड एक्सेलरेशन मिल रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बेटा, तो हमें बोलना है कि इस पे इनिशियल थ्रस्ट कितना होगा। इनिशियल थ्रस्ट मतलब अपवर्ड थ्रस्ट इस पे कितना होगा, हम मानेंगे T। डाउनवर्ड फोर्स भी होगा ग्रेविटेशनल वेट जिसको बोलते हैं mg। 20,000 इंटू जी इट विल बी शाबाश 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना। 20,000 होता है 2 इंटू 10 पावर 4 मल्टीप्लाई जब g करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। अब अपवर्ड फोर्स क्या है, थ्रस्ट। डाउनवर्ड फोर्स क्या है बेटा, वेट। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा न्यूटन सेकंड लॉ लिखो, ये तो आपको आता है। एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो लिखेंगे T माइनस mg। T माइनस हाउ मच इज mg, 2 इंटू 10 पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू नर्सरी का मैथ इज इक्वल टू ma। 20,000 इंटू 0.5 तो इधर लिखेंगे 20,000 इट इज 20,000 ma, m is 20,000 that is 2 into 10 to the power 4 into a it is 0.5। सही बात है। इसका मतलब t minus 20 into 10 to the power 4 will be equal to 2 into 0.5। 0.5 is 1 by 2, 2 cancel, it is 10 to the power 4। इसका मतलब टेंशन कितना आएगा, ये जाएगा उधर 20 into 10 power 4 plus 10 power 4 that will be 21 into 10 power 4 न्यूटन। ये आंसर है। टेंशन शुड बी 21 into 10 power 4 न्यूटन। अच्छा सॉरी टेंशन नहीं है, ये थ्रस्ट है, अब थ्रस्ट है। मगर ऐसा कोई ऑप्शन आप नहीं देख रहे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा, जो भी है थ्रस्ट इसको मैं लिख सकता हूं ना 0.21 into 10 to the power 6 न्यूटन। 4 को अगर 6 बनाना है तो इधर करना पड़ेगा 0.21। ये तो आपको आता होगा बेटा। तो इसका मतलब जो आपका आंसर है वो ये है 0.21 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 को इसने m लिखा है। ये हमें आता है ना बेटा, 10 टू पावर 6 के बदले कैपिटल m लिख सकते हैं ना, मेगा। एनीवेज अगला सवाल। ओके फिर से रिपीट, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये उसका फोटो कॉपी है। यहां पे क्या है, हेलीकॉप्टर का मास है 1000 kg। ये हो गया हमारा हेलीकॉप्टर। अब ये नहीं बोलना कि सर अगर हमें हेलीकॉप्टर बनाना नहीं आता है तो हमें क्वेश्चन करना नहीं आएगा। जरूरी थोड़ी ना, इसने हेलीकॉप्टर बोला, मैं बोल रहा हूं ये हेलीकॉप्टर है, इसको थोड़ी पता है कि मैं हेलीकॉप्टर नहीं हूं। अच्छा इसका मास कितना है 1000 kg। राइजेस विद वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन इट इज राइजिंग विद वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ शाबाश 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The crew and the passengers weigh 500 kg। मतलब ओवरऑल वजन 1000 kg प्लस 500 kg है, तो मतलब 1500 kg इसका वजन है। इसमें हेलीकॉप्टर भी है और अंदर जो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं टूरिस्ट लोग वो भी है। अच्छा देन द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। मानते हैं कि जो इस पे लिफ्ट लग रहा है ऊपर की ओर वो लग रहा है F। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा, इसका वजन, दैट विल बी mg। वो हो गया जी बेटा 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 15,000। बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, शाबाश। आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो इक्वेशन बनेगा F माइनस 15,000। F माइनस 15,000 इज इक्वल टू m a। m कितना है 1500, 1500 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 10। ये हो गया 15,000 प्लस 15,000, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू 15,000 प्लस 15,000 होता है 30,000 न्यूटन। 30,000 न्यूटन होता है F इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 4। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है।
बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से, सारे एनसीईआरटी से हम कर रहे हैं। अगला सवाल, इसको स्टार मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है बताओ। एक 60 केजी का बंदर है, अच्छा 60 केजी मंकी, मंकी का मतलब बंदर, बंदर का मतलब मंकी, बांदुर, कांदुर, क्लाइम्स ऑन अ रोप। बंदर का यही काम है, बंदर का काम ही होता है क्लाइम करना, रस्सी चढ़ रहा है ये, ठीक है, ये रस्सी है। अब ये हमारा बांदर है, जो ये रस्सी है विच कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 900 न्यूटन। ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ये जो रस्सी है ना, रस्सी में मैक्सिमम टेंशन जो ये बियर कर सकती है रस्सी, वो 900 न्यूटन तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रस्सी में टेंशन 900 न्यूटन से ज्यादा हुआ तो ये रस्सी फट जाएगी, नहीं कट जाएगी, क्योंकि रस्सी थोड़ी ना फटती है, रस्सी कटती है, तो ये कट गई 900 न्यूटन जब इस पे होगा। द केस इन विच द रोप विल ब्रेक इफ द मंकी A part climbs up with an acceleration of इतना, climbs down with an acceleration of इतना, climbs up with a uniform, falls down। देखना पड़ेगा इसका। देखो बेटा, हम रस्सी पे बनाएंगे फोर्सेस, क्या बनाएंगे बेटे, फोर्सेस बनाएंगे। रस्सी पे सॉरी बंदर पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, अब आप बोलोगे सर बंदर पे अपवर्ड फोर्स क्यों लगेगा। When monkey has to climb, मंकी को जब कहां चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो ये रस्सी को कहां खींचेगा, हाँ अरे कदर बेटे, अगर बंदर को ऊपर चढ़ना है तो रस्सी को किधर खींचेगा, नीचे खींचेगा ना। तो रस्सी को जब नीचे खींचेगा, रस्सी इसको किधर खींचेगी। इफ यू आर पुलिंग समथिंग डाउन, दैट थिंग विल पुल यू अप। That's it. तो मतलब अगर ये रस्सी को नीचे खींच रहा है तो रस्सी इस बंदर को ऊपर खींच रही है, मतलब बंदर पे जो फोर्स लग रहा है रस्सी की वजह से, वो टेंशन टी अपवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसका वजन डाउनवर्ड रखते हैं, कितना 60 केजी मतलब 600 न्यूटन, मगर ये टेंशन मैक्सिमम कितना है 900 न्यूटन, 900 न्यूटन। अब देखो बेटा, आपको बोलना है कि ये रस्सी कब टूटेगी, ये रस्सी कब टूटेगी। अगर बंदर ऊपर की ओर गया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर स्क्वायर, अगर ये नीचे की ओर आया विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर गया, या अगर ये फ्री फॉल में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन। पहली चीज, अगर ये ऊपर या नीचे आया विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये बंदर ऊपर गया या नीचे आया मगर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब जो रस्सी में टेंशन होगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। मतलब अगर वेट 600 न्यूटन है तो रस्सी में टेंशन सिर्फ 600 न्यूटन होगा, इसका मतलब ये रस्सी नहीं टूटेगी। क्योंकि रस्सी कब टूटती है, रस्सी तब टूटती है जब रस्सी में टेंशन कितना बनेगा 900 न्यूटन। दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन। अगर रस्सी में टेंशन 900 न्यूटन हुआ, 900 न्यूटन से ज्यादा हुआ, तब ये कटेगी, है ना। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये बंदर स्टेशनरी रहा या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो उस केस में टेंशन वजन के बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर टेंशन तो 900 न्यूटन है, वो कहां 600 न्यूटन के बराबर। अरे भाई 900 न्यूटन इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो टेंशन 900 न्यूटन नहीं 600 न्यूटन ही होगा, तो ये रस्सी उस केस में नहीं कटेगी। इसका मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन में रस्सी नहीं कटेगी। अगर ये फ्रीली फॉल हुआ,
कौन? बंदर। फ्रीली फॉल कब होगा? जब रस्सी को छोड़ देगा। जब रस्सी को छोड़ देगा सीधे नीचे आएगा, मतलब अब इसका रस्सी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, तो रस्सी क्यों फटने लगी भाई? रस्सी क्यों कटने लगी भाई? ये भी गलत बात है। अब क्लाइम्स अप विद एन एक्सेलरेशन, क्लाइम्स डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना। अब या तो इसको क्लाइंब अप करना पड़ेगा विद सम एक्सेलरेशन, या क्लाइंब डाउन करना पड़ेगा विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि ऊपर की ओर गया विद एन एक्सेलरेशन ए। अब मुझे इक्वेशन बताओ। आप बोलोगे सर t माइनस 600। वेरी गुड। क्या है? 900 माइनस 600 इज इक्वल टू एम ए। एम इज 60, ए इज ए, जो हमें निकालना है। 900 माइनस 600 इज 300 इज इक्वल टू 60 ए। इसका मतलब a इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 60, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो, अरे इसका मतलब अगर ये मंकी ऊपर की ओर दौड़ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब रस्सी में कितना टेंशन डेवलप होगा? 900 न्यूटन। तो ये मंकी इस रस्सी को किस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है? इट कैन क्लाइम अप विद अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब इस रस्सी में कितना टेंशन होगा? 900 न्यूटन। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 देखो आप, अगर ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 is the maximum possible acceleration it can have, but the monkey is going upwards with an acceleration of 6. रस्सी तो कटेगी, कटेगी ही कटेगी। अब इस बंदर को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तो आंसर यही है। If it climbs up with an acceleration of 6 meter per second square, the rope is going to break. Okay, now I'll ask you a question. अगर ये बंदर ऊपर गया with an acceleration of 4 meter per second square, क्या रस्सी अभी भी कटेगी? नहीं, अब नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन है तब टेंशन 900 न्यूटन डेवलप होता है। अब अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इस रस्सी में 900 न्यूटन टेंशन नहीं होगा, उससे कम होगा, मतलब अब रस्सी नहीं कटेगी। तो आंसर ए पार्ट है। चलो बेटे आगे अगला सवाल। ओके, इट इज अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। Consider the following statements. In an isolated system with no external force, momentum of individual particles of system may change. Yes, absolutely right. The net momentum of an isolated system is conserved if external force is 0. ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। देखो, this question is based on the law of conservation of momentum. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अगर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, पूरे सिस्टम का। अब सिस्टम के अंदर क्या है? सिस्टम के अंदर तो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आपस में मोमेंटम एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना? one particle can transfer its momentum to another particle and it will transfer, so they will transfer momentum among each other, no problem. But overall the momentum of the system cannot change if the system is isolated, if external force is 0. तो पहला, आइसोलेटेड सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो सकता है, सही बात। दूसरा, नेट मोमेंटम मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। बिल्कुल सही है, थ्योरी है, आपको ये पता होना चाहिए। द आंसर इज बोथ ए एंड बी। चलो बेटा आगे। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्यूडो फोर्स। A man of mass 60 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving with some acceleration and velocity. Taking upward direction is positive, choose the correct option. अच्छा, देखो बेटा, ये लिफ्ट है, इसमें एक वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल के ऊपर एक इंसान है। इंसान का मास कितना है बेटा? 60 kg। ठीक है, हमें बोलना है रीडिंग ऑफ स्केल। आपको पता होना चाहिए कि जो वेइंग मशीन होता है वो क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन।
है ना, जिससे आप अपना वजन चेक करते हो ना, दैट डज नॉट मेजर योर वेट एक्चुअली, इट मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन विद विच यू आर प्रेसिंग द मशीन। तो अगर ये इंसान इस मशीन को प्रेस कर रहा है नीचे की ओर विद द नॉर्मल रिएक्शन n, दैट मीन्स द मशीन विल exert a normal reaction n ऊपर की ओर on the man, और mg तो है ही नीचे वजन का, जो इंसान का वजन है, इट इज mg जो 600 न्यूटन है ना बेटा। अब बोलता है अगर एक्सेलरेशन 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होना चाहिए, 600 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स जो है आपस में बराबर होने चाहिए थे। इसका मतलब यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी 600 न्यूटन, दैट मीन्स द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी 60 kg इन दिस केस। रीडिंग अगर मैं बोलूं आर रीडिंग, वो होगा 600 डिवाइडेड बाय 10, इट इज 60 kg। मगर ये क्या बोल रहा है 90 kg, गलत बात है, गलत बात है। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ और वेलोसिटी अपवर्ड है, मगर एक्सेलरेशन कौन सा 5 है, +5। अच्छा, अब अगर इस इंसान का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी भी अपवर्ड्स है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की ओर है, अब रीडिंग कितना होगा देखते हैं जरा। आप मुझे बताओ बेटा इक्वेशन क्या बनेगा, हाँ, n minus 600 is equal to n minus 600 is equal to 60 into a, that is 300, 60 into 5 300, इसका मतलब n minus 600 is equal to 300, इसका मतलब n is equal to 900 न्यूटन। अगर नॉर्मल रिएक्शन 900 न्यूटन है तो रीडिंग कितना होगा बेटा, 900 डिवाइडेड बाय 10 तो आएगा 90 kg। सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। अब आप सी पार्ट देखो, एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जरा इसको जल्दी जल्दी करेंगे, इरेज, देखते हैं क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन हुआ कितना, अगर एक्सेलरेशन हुआ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, अगर एक्सेलरेशन हुआ -5 बोले तो डाउनवर्ड, -5 का मतलब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 5 कहां है, ये तो -5 है। अरे भैया माइनस का मतलब नीचे, बाद में 5 लिखो। आप थोड़ी ऐसे कर सकते हो नीचे भी फिर माइनस भी, नहीं बात नहीं भैया, माइनस का मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन आपने नीचे बनाया, बात खत्म, फिर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, ठीक है, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, देन द रीडिंग ऑफ द स्केल विल बी 90 kg, देखना पड़ेगा। देखो बेटा, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, अब इक्वेशन क्या बनेगा, 600 माइनस n, ठीक है ना, 600 माइनस n इज इक्वल टू, शाबाश बेटे, ma 60 into 5 that is 300, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन विल बी 600 माइनस 300, इट इज 300 न्यूटन। इसका मतलब रीडिंग विल बी 300 डिवाइडेड बाय 10, ओनली 30 kg। ये बोल रहे हैं 90 kg, गलत बात है। इसी तरह अब आप इसको भी चेक कर सकते हो, दिस इज योर होमवर्क। आपको समझ में आया, क्या समझ में आया आपको इस सवाल से? इस सवाल से आपको यह समझ में आया कि जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन असल में क्या मेजर करती है बेटा, वेइंग मशीन असल में मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, नॉट योर एग्जैक्ट वेट। वो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपके वेट से कम भी हो सकती है, वो आपके वेट से ज्यादा भी हो सकती है, वो आपके वेट के बराबर भी हो सकती है। तो अगर आपको एक जनरल इक्वेशन चाहिए नॉर्मल रिएक्शन इस लिफ्ट वाले केस का, वो ये होता है n इज इक्वल टू m g वेक्टर माइनस a वेक्टर। जनरल है, इससे आपको साफ साफ समझ में आएगा। मगर g वेक्टर और a वेक्टर को क्या करना है, माइनस, माइनस मगर कौन सा, वेक्टोरियली।
इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, तो यहां आएगा mg प्लस ए आएगा। प्लस क्यों आएगा? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, माइनस कर रहे हो, बाद में बोल रहे हो कि प्लस होगा। अरे भाई ये जो साइन है ना, साइन इट इज यू हैव टू सबट्रैक्ट g वेक्टर एंड a वेक्टर वेक्टोरियली। नाउ आई एम सेइंग इफ एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, g इज डाउनवर्ड्स, व्हाट विल हैपन? वेक्टोरियली आप इनको माइनस कर रहे हो, लेकिन वेक्टर लॉज है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लॉज है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का लॉ ही तो बोलता है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो इनके मैग्नीट्यूड्स ऐड होते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूं, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन a, तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा? mg प्लस a। अगर नीचे की ओर आएगा विद एन एक्सेलरेशन a, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा? mg माइनस a। समझ में आ रहा है? इस चीज को आप याद रखोगे, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये m शाबाश g प्लस माइनस a है। वेक्टोरियली हमेशा माइनस है, फिर मैग्नीट्यूड ऐड भी हो सकते हैं, सबट्रैक्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो g और a के मैग्नीट्यूड ऐड होंगे, अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो g और a के मैग्नीट्यूड सबट्रैक्ट होंगे। वेक्टोरियली हमेशा माइनस ही होंगे। तो कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन जो है ना पूछता है ना, अगर वो वेक्टर्स यूज कर रहा है तो हमेशा माइनस, अगर वो मैग्नीट्यूड्स यूज कर रहा है तो g प्लस a भी हो सकता है, g माइनस a भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल। वेरी नाइस। अगला सवाल, ओके फिर से वही क्वेश्चन। एक इंसान है जिसका मास 60 kg है, वेइंग स्केल में है, लिफ्ट में, वेइंग मशीन में है, विच इज मूविंग अपवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। द रीडिंग ऑफ द स्केल, अरे देखो यहां यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg के बराबर होगा, मतलब जो इसका एक्चुअल वेट है वही दिखेगा। इसका एक्चुअल वेट 60 kg है तो हमें 60 kg ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। ओके, तो दिस वॉज द एंड ऑफ आवर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगले वीडियो में हम इंशाल्लाह करेंगे फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम।